आज का हमारा पहला प्रश्न है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताएं। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में करें, नहीं तो हम बताएंगे। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। बोला गया है 3 के प्रथम 5 गुणज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 के पहले 5 गुणज लिख लीजिए। तो देखिए 3 का अगर टेबल याद है तो आप लिख सकते हैं 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। ये 3 के प्रथम 5 गुणज है। ठीक है, तो पूछा है कि इसका औसत बताएं। तो औसत बताने के लिए देखिए सबसे पहले औसत जानते हैं किसको कहते हैं, यानी बीच में जो व्यक्ति रहेगा उसको हम लोग औसत कहते हैं, यानी एवरेज कहते हैं। तो देखिए 5 है तो 2 इधर से निकाल दीजिए और 2 इधर से निकाल दीजिए, बीच में जो बचा होगा वही आपका आंसर होगा, यानी 9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। एक विधि ये हो गया, और दूसरा विधि देखिए, सबसे पहले 3 के प्रथम 5 गुणज बोला है तो पहला हो जाएगा 3 और लास्ट वाला क्या होगा, 3 में 5 का गुणा कर दिया, यानी लास्ट वाला हो जाएगा 15। तो पहली संख्या और लास्ट संख्या यानी 15 और 3 जोड़ दीजिए 18 और बट्टा में 2 से भाग देंगे, वह भी आपका आंसर मिल जाएगा, यानी 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, निम्न में से कौन सा धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सही सूत्र है। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा का हमारा सही सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आप लोग याद करिएगा। खाने का सोडा का देखिए ऑप्शन डी में लिखा गया है, खाने वाला सोडा होता है ये जो NaCO3। सल्फ्यूरिक अम्ल बी में लिखा गया है, जिसे विट्रियल ऑफ फिनाल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, H2SO4। विरंजक चूर्ण ऑप्शन ए में लिखा है इसका सूत्र, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, दिए गए विकल्प में से ऐसे शब्द का चयन करें जो नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान से इसको जरूर हम लोग को पढ़ना है कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो हम गलती कर देंगे और हमारा 1 नंबर कट जाएगा। तो देखिए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यानी 4 में से 3 बनेगा और 1 नहीं बनाया है, वही हमारा आंसर होगा। इसी में से देखना है कौन नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन चेक करते हैं। TAIL क्या इसमें लिखा है, तो जी लिखा है, TAIL भी है, सही है, ये वाला बन सकता है, पहला बन सकता है। दूसरा देखिए मिलिट्री, ये भी बन जाएगा बिल्कुल। इस्माइल, सी देखते हैं, SMILE दिया हुआ है, बिल्कुल हमारा आंसर ही हो जाएगा। ई इसमें आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलर भी बन जाएगा, आपको शुरू में दिख रहा होगा यहाँ पे सिमिलर, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर, अमित 10,000 रुपये साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है और राकेश को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे देता है। अमित को कितना रुपया अधिक प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जो 10,000 रुपया उधार लेता है, तो वो अब जो किसी से उधार लेगा तो वो लिया है 10% की दर से और 2 साल के लिए, वही पैसा लाकर एक राकेश नामक व्यक्ति को दे देता है, लेकिन वो साधारण ब्याज पर न देकर चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। दर जो है सेम रखा है, यानी 10% ही रखा है, और समय भी रखा है सेम। तो बोला गया है कि कितना उसे अधिक पैसा मिलेगा, यानी वो तो साधारण ब्याज पे लिया था और इसको दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो आप सभी लोग को पता होगा हमेशा साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज हर हाल में अधिक आता है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे, तो हो जाएगा मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा में 100, 0000, यानी 2000 हमारा इसका आ जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। मूलधन सेम है 10,000 रुपया गुणते 10% की दर से 2 साल का निकालना है, तो आप पहले इस विधि से निकाल लीजिए। ब्याज कितना होगा, A प्लस B प्लस A गुणते B बटा में 100। इस पर हम लोग निकाल लेंगे पहले ब्याज कितना रहा है, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणते 10 बटा में 100, 0000 इसका भी, यानी 10 10 20 1 21, यानी आ जाएगा हमारा 21%। 10,000 का निकाल देते हैं, डायरेक्ट हमारा ब्याज पता चल जाएगा कितना आ गया।
21%, 0000 यानी 2100 रुपया आ जाएगा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए इसको अधिक कितना रुपया मिला है, तो 100 रुपया हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 2000 मिला था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल गया, 2100 रुपया। तो कितना रुपया अधिक प्राप्त हुआ है ब्याज इससे, तो 100 रुपया। यानी हमारा आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी लोग जरूर बताइएगा आपका स्कोर इसमें कितना रहा है। सारे ही प्रश्नों को बिल्कुल सही ढंग से लिया गया है और हमेशा उम्मीद रहेगा कि हम ढंग से बताएं, सभी लोग को समझ में आए। देखिए आप 5वां क्वेश्चन है, 72, 90 और 45 का लघुत्तम समअपवर्तक क्या होगा। एलसीएम से क्वेश्चन है, तो 72, 90, 45। आप सोच रहे होंगे क्या इतना भी आसान क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल हर एक चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हर एक जो भी आपके सिलेबस दिया गया है उन सबसे टच करके क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया एलसीएम, कभी आपसे एससीए भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा 307। आप लोग लगाइएगा जरूर। 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, 360 एलसीएम पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों बुद्ध काल में 16 महाजनपद थे। ठीक है, उस समय तो उसमें वज्जी एक था, तो उसकी राजधानी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों वज्जी की राजधानी थी वैशाली। आप लोग याद करिएगा, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। सूरसेन पूछा जाएगा, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा। कौशल देश की राजधानी, कौशल पूछा जाएगा, कौशल देश की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती। यहीं पे सबसे अधिक बुद्ध जी ने अपना ज्ञान दिया है। कभी कभी एग्जाम में देता है कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो ऑप्शन में आपको यही रहेगा, तो आप टिक करेंगे श्रावस्ती। ठीक है, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। यानी हमारा आंसर आप यहाँ पे याद करिएगा बी होगा, वज्जी की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में स्टेडियम को TSADIMU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्रिकेट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपका दायित्व होगा कि देखिए नंबर से अगर बढ़ा है तो नंबर से हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो उल्टा इधर उधर किया है तो हम लोग वैसे करके आंसर बताएंगे। तो देखिए नंबर से तो यहाँ पे नहीं हुआ है, देखने से स्पष्ट लग रहा है, क्योंकि STA सारे अक्षर लिखे गए हैं सेम, सिर्फ या इधर उधर किया गया है। तो हम लोग भी उसी तरह करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पकड़ना पड़ेगा STA। देखिए STO के लिखा है TSA, यानी टी को ला दिया है, यानी जो बीच वाला दूसरा है उसको पहले ला दिया है। तो हम लोग भी इसमें CR में से इसको पहले ला देते हैं R, उसके बाद CI, RCI सभी में मिल रहा है, आगे और चेक करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है DIUM, DIUM। तो यहाँ पे DI को DI रखा है, यानी C को हम लोग C के ही रहने देंगे। ठीक है, और इसको लास्ट वाला को 2 पलट देना है, यानी हमारा T इधर आ जाएगा और E इधर आ जाएगा। अब देखिए कहाँ पे लिखा है ऐसा, RCIC, RCIC KTE, B हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों का आप जरूर प्रैक्टिस करें, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न होगा हमारा 8 नंबर, दिए गए श्रेणी में लुप्त श्रेणी का ज्ञात करें। तो दोस्तों दिए गए श्रेणी में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कैसे सीरीज बढ़ाए, गुणा करके, जोड़ के, घटा कर। लेकिन यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि वृद्धि हुई है, तो यानी जोड़कर बढ़ाए। अब कैसे बढ़ाए, सबसे पहले 46 से 51 का अंतर लेते हैं। तो 51 में 46 घटाइए, 5 का वृद्धि हुआ है। अगला देखते हैं 76 से 51 घटाइए, 25 का वृद्धि हुआ है, यानी 5, 25। अगला एक बार और देख लेते हैं, 201 में 76 घटा दीजिए, 11 में से 6 जाएगा 5, और 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे 1, 125। यानी स्पष्ट हो गया, 5 पे 1 घात, 5 पे 2 घात, 5 पे 3 घात, ऐसे कर करके बढ़ाया गया है। यानी 5 पे, इस पे देखिए 3, 5 पे यहाँ पे 4, तो 5 पे हम लोग 5 को बढ़ा देंगे। तो 5 पे 5 का क्या होता है पहले हम लोग देखते हैं।
तो 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, तो 50 25 5 125, 125 पाँचे 625, और 625 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, आपका मिल जाएगा 5 घात क्या होता है। 50 25 2 5 दूना 10 2 12 1 6 5 30 1 31, यानी 3125 हम बढ़ा देंगे, हमारा आंसर सामने होगा। तो 3125 में 826 जोड़ देते हैं, 826 जोड़ देते हैं। 6 5 11, 2 2 4 1 5, 8 1 9 3, यानी 3951। देखिए ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 826, 826 में 201 घटाने पे 5 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 में से 2 जाएगा 625, ठीक है। 625 में 5 का गुणा कर देते हैं, 50 25 5 दूना 10 2 12, 6 5 30 1 3125, 3125 बढ़ा देना है। तो 3125 में 826 को जोड़ देते हैं। 6 5 11, 2 2 4 1 5, 8 1 9 1 10 3 1 1 4। ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, आप लोग इसको सही करिएगा, इतना ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण हमारा सही बन जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसको कितना भी आप ये करेंगे चेक करना पड़ेगा, लेकिन चेक करने का भी तरीका होगा। हम लोग सबसे पहले भाग को ही चेंज करके देखेंगे किस में भाग है, डायरेक्ट हमको आंसर मिलने का पूरा उम्मीद रहता है। तो देखिए ऑप्शन बी को हम लोग पहले चेक करते हैं, क्योंकि भाग ही ऐसा है जो छोटा करेगा, और बाकी तो गुणा करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन भाग हमारा आंसर आया है 22, यानी सब करके छोटा आया है 22 आया है। तो हम लोग सबसे पहले भाग को ही चेंज करेंगे, गुणा और भाग को। तो जहाँ गुणा है वहाँ भाग कर दीजिए। तो 15 + 5, भाग के जगह पे यहाँ पे हम लोग गुणा कर देते हैं। 2 - 9 भागा 3। अब इसको अगर हल करते हैं 22 मिल जाएगा, तो हमारा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ मास नियम में जाएंगे, तो सबसे पहले भाग ही देना पड़ेगा। 3 से 3 तिली के 9, तो 15 + 5 दूना के 10 -3, तो 15 10 25 में से 3 जाएगा, 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप लोग सबसे पहले भाग और गुणा को ही चेक करेंगे, क्योंकि भाग ही हमारा ऐसा है जो छोटा करेगा। अगला प्रश्न होगा 10 नंबर, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर आप लोग याद किए होंगे, ये उत्सव है, बैसाखी पंजाब दिया है, गरबा गुजरात दिया है, विदेशिया बिहार और कर्मा महाराष्ट्र। तो आप लोग को बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्मा जो है झारखंड का है। आप लोग याद करिएगा कहाँ का है, तो झारखंड, झारखंड का एक उत्सव है। ठीक है, विदेशिया बिहार बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात गरबा ये भी सही है, पंजाब का बैसाखी ये भी हमारा सही है, यानी डी इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 11 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, नीति निर्देशक सिद्धांत हमारा आयरलैंड से लिया गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया से, तो वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची आपसे पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया है, किस देश से, तो ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा अमेरिका से, मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, अधिकार हमने बोला है, ना कि मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य पूछेंगे तो रसिया यानी रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न होगा 12 नंबर, एक वस्तु को 1785 रुपया में बेचने पर
15% की हानि होती है। तो 15% अगर आपको लाभ पाना है तो उसे कितना में बेचेंगे। फिर आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले ये वस्तु का 1785 रुपया करेक्ट दाम नहीं है, 15% हानि हुई है। जैसे में अगर आपसे पूछा जाए कि 80 रुपया में कोई वस्तु को बेचकर आपने 20% का हानि प्राप्त किया है, यानी सामान का दाम हमारा 80 रुपया से अधिक होगा। तो इसको हम लोग कैसे क्रय मूल्य सबसे पहले निकालेंगे। देखिए 80 रुपया में किसी वस्तु को बेचकर 20% का हानि हुआ है, तो 100 ऊपर लिखेंगे, कितने परसेंट का हानि हुआ है तो 20%। तो जो 20% का हानि हुआ है तो आपने कितना लाभ मतलब कितना लिए होंगे, 20% आपको हानि हो गया तो कितना लिए होंगे, 100 हमेशा होता है तो 80, यानी 80 से 80 कट जाएगा, यानी हमारा सामान का दाम कितना था 100 रुपया था। इसी को बोला गया था 20% हानि पर बेचा गया है। तो जब 100 का सामान 20% हानि में बेचेंगे तो 20 रुपया का छूट देके बेच दीजिए, यानी 80 रुपया। सिर्फ यही कहने का मतलब था। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे 1785, 15% हानि, यानी हम लोग पीछे जाएंगे, यानी सामान का दाम हमारा आएगा इससे अधिक 1785 से। तो गुणते 100 बटा में 15% की हानि हुई है तो 85 यहाँ पे कर दीजिए। अब कटा कर ला देंगे, ये हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य। अब बोला यही क्रय मूल्य को 15% लाभ पर बेचना है, तो यह वस्तु का हमारा क्रय मूल्य आ गया है, अब इसको लाभ पर बेचना है। तो हमेशा जो क्रय मूल्य पर लाभ पर बेचेंगे तो इस पर 115 लाभ है, तो 115% बटा में 100 कर दीजिए। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 100 से 100 कट जाएगा। इसको कटाएंगे 17 से 17 पचे 85, 17 एकम 17, 0 17 पचे 85, 5 से कटा देंगे 21 दान में, 21 का इसमें गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 2415, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर, 1980 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दोस्तों 1980 में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है तो 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 14 बैंक। आप लोग जरूर याद करिएगा, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया 1980 में, तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 किया गया था, और उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी संस्था बनाया गया था, तो उस समय 6 किया गया। ठीक है, 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, निम्न में कौन ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है। जो शीत ग्रह बनता है हमारा, कांच ग्रह जिसे हम लोग कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैस नहीं है। इसमें मोनोऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, ओजोन आ जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा। ये सारे जो हैं ये ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन भी रहता है तो हम लोग ऑक्सीजन को भी ट्रीट करते हैं, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, आप लोग याद करिएगा ग्रीन हाउस गैस किसका, ओजोन का देखिए O3 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोग पता होगा CO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाते हैं तो ए की आय बताएं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को चलिए लगाते हैं। सबसे पहले इन लोगों का आय लिखते हैं, 2:3 में है, और व्यय का अनुपात क्या है 3:5 है, और बचाते कितना है ये 1000 रुपया प्रत्येक बचाते, यानी दोनों भी ए और बी बचाता है 1000 रुपया, और बी भी बचाता है 1000 रुपया। सबसे पहले रेशियो देखते हैं क्या बराबर है या नहीं। 3 से कितना बड़ा है 5, यानी 2 हुआ है। 2 से कितना बड़ा है 1, यानी रेशियो जो हमारा है बराबर नहीं है। दोनों तरफ या तो 1-1 आना चाहिए, दोनों तरफ 2-2 आना चाहिए, यानी रेशियो बराबर आना चाहिए। अंतर जो है वो बराबर आएगा तभी हमारा सवाल बनेगा। अगर बराबर है तब तो ठीक है, नहीं बराबर है तो हम लोग सबसे पहले बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे ये भी देखिए, 2:3 और 3:5 हमने देख लिया था बराबर नहीं है, तो सबसे पहले बराबर करने के लिए ऊपर वाले अनुपात का अंतर करिए। 3-2 का अंतर कितना होगा 1, और 5-3 का अंतर कितना होगा 2।
अब इन दोनों अंतरों का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी नीचे वाला का ऊपर और ऊपर वाला का नीचे। तो सबसे पहले नीचे से ही हम लोग चालू करेंगे। 2 से 2 दूना के 4 नया अनुपात बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। और 2 तिहाई 6, ये हो गया। इसका 1 का नीचे वाले में गुणा, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। अब हमारा ये नया अनुपात है। अब देखिए अंतर समान आ गया होगा। 6 से कितना बड़ा है, 5 हुआ है, 1 बढ़ा है। 4 से कितना बड़ा है, 6 से कितना घटा है कि 5 हुआ है, 1 घटा है। 4 से कितना घटा है कि 3 हुआ है, तो 1 घटा है। यानी 1 बराबर यही हमारा 1000 रुपया है। ठीक है, अब 1 बराबर 1000 है, 2 बराबर आता है 1000, तो 1 का वैल्यू पहले निकाल दे। लेकिन हमारा 1 बराबर 1000 ही आ गया है। तो पूछा है A क्या है, तो A का अनुपात है 4 और B का अनुपात है 6। अब 1000 में 4 का गुणा कर दिया, यानी 4000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर। दिए गए 4 युगों में से 3 एक समान है, तो आपको भिन्न का पता लगाना है। तो दोस्तों भिन्न का पता लगाना है, कैसे पता लगेगा, देखिए। सबसे पहले 5 से हुआ है 105, ठीक है, 5 से 105। 6 से हुआ है 180 और 7 से हुआ है 294 और 4 से हुआ है 48। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 4 का अगर घन करेंगे और उसमें से 4 का स्क्वायर घटा देते हैं, देखिए कितना मिलता है। 4 का घन होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 48, जो बिल्कुल सही है। 7 का देखिए होता है क्यू और में से 7 का वर्ग घटा दीजिए, 343 में से 49 घटाएंगे, 294 हमारा सही है। यानी कहने का ये मतलब है, जो इधर वाला दिया गया है 5, 6, 7, इसका एक बार घन करिए और वर्ग करिए और घटा दीजिए। ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का घन 216 और 6 का वर्ग घटाएंगे 36, 180, जो बिल्कुल सही लिखा है। यानी तीनों हमने चेक कर लिया है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा सही, देख भी लेते हैं। 5 का घन हो जाएगा 125 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, घटाएंगे तो आना चाहिए था 100, लेकिन लिखा गया इसमें क्या, 105। हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए वर्तमान में कुल भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। वैसे भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप सोचेंगे कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, तो क्यों 25 ही उच्च न्यायालय है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो छोटे छोटे जो राज्य हैं उनका एक ही राज्य में दे दिया गया है उसका उच्च न्यायालय। जैसे में अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका उच्च न्यायालय जो है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। कोलकाता के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये कुछ किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो केरल के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप। ठीक है, और कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। खाली स्थान का पता लगाएं। तो दोस्तों खाली स्थान का पता लगाना है आपको। तो देखिए भारत संबंध एशिया दिया है, तो ब्राजील संबंध क्या होगा। देखिए भारत जो है एशिया में पड़ता है, उसी तरह ब्राज़ील जो देश है वो किस महाद्वीप में पड़ता है। भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो उसी तरह ब्राज़ील जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका। यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सी, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील पड़ता है। अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर। संविधान का दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों संविधान का दूसरी अनुसूची का संबंध ये शपथ ग्रहण, यानी दोस्तों संविधान का दूसरी अनुसूची का संबंध हमारा वेतन से, आप लोग याद करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, वेतन। जो भी भत्ता मिलता है, जो भी सरकारी नेता लोग हैं, विधायक, नेता, मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो भी हैं, ये संविधान की दूसरी अनुसूची में बताया गया है
कि इनको वेतन कैसे मिलेगा। ठीक है, तीसरी अनुसूची में वो शपथ ग्रहण से संबंधित है। आप लोग याद करिएगा, थोड़ा सा बताने में मिस्टेक हो गया है। जो दूसरी अनुसूची है वो वेतन से, आप लोग याद करिएगा, पहला जो है केंद्र और राज्य, राज्यों और केंद्रों के बारे में इसमें बताया गया है। केंद्र और राज्य यानी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें चर्चा किया राज्यों के बारे में। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में, चौथी अनुसूची में ये राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। इसको स्टार लगा लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। राज्य में पूछा जाए, चाहे जैसे अभी चुनाव हुआ था हमारा लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का, तो ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंत्री बने हैं, ये लोकसभा का जो कुल सीट है उसका कितना % लोग मंत्री बन सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15%। आप लोग याद करिएगा, राज्य में पूछा जाए चाहे केंद्र में पूछा जाए, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे आपसे सभी लोगों से प्रश्न होगा, जैसे में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 543 पे, तो आप लोग बताएं 15% इसका, यानी अधिकतम जो है कितने मंत्री बन सकते हैं लोकसभा का। जब भी बन भी चुके हैं, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है इसके मंत्री बन भी चुके हैं, तो आप लोग बताएं 15% निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 543 का। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी जो पर्वत है ये उत्तराखंड है। 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद करेगा, उत्तराखंड। फूलों की घाटी भी अगर आपसे पूछा जाए तो उत्तराखंड में स्थित है। और एक क्वेश्चन आता है शांतिवन कहाँ पे है, तो ये केरल में। आप लोग याद करेगा, इसमें आप लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर, यदि 3p बराबर 4q तथा 3q बराबर 5r तो p संबंधे r का अनुपात बताएं। यानी यहाँ पे देखने में लग रहा है 4 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही लोग हैं। ठीक है, p q r, यानी q यहाँ पे 2 बार आया है, तो इस नियम पे हम लोग लगाएंगे a रेशियो b, जो 2 बार आएगा उसको बीच में रख देंगे, और यहाँ पे c, इसी नियम पे हम लोग लगाएंगे, यानी 3p और 4q बराबर 3q बराबर 5r। तो यहाँ पे q 2 बार है, इसको बीच में रखेंगे, यानी 3। सबसे पहले इसका हम लोग मान निकालेंगे क्या क्या है। देखिए 3p बराबर 4q है। अक्षर को अक्षर के साइड में और अंक को अंक के साइड में सबसे पहले लेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कौन 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो p को यहीं पर रहने दीजिए और q इसके बट्टा में ला दीजिए, तो आ गया यहाँ पे 4 और 3, यानी p बटा q, यानी p का मान है 4 और q का मान है 3। उसी तरह इसमें भी निकाल लेंगे, 3q बराबर 5r, q यहीं पर रहने देंगे और इसके बट्टा में आ जाएगा r बराबर 5, यहीं पे था, इसके बट्टा में आ गया 3, यानी pq बराबर एक जगह आया है 4 3, और फिर एक जगह qr बराबर आया है 5:3। तो हम लोग इस पे देखिए q 2 बार आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे उस नियम पे अभी जो हमने बताया, 4 संबंधे 3, 5 संबंधे 3, यानी इस तरह निकल रहा है PQR निकल रहा है हमारा। तो 5 के 20, 5 तिहाई 15, 3 तिरी के 9। आपसे इसमें से जो पूछा गया होगा बता दीजिए। P और R पूछा गया है, यानी P हमारा 20 हो जाएगा और संबंध R हमारा 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 23 नंबर, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वो एक साथ 4 दिनों तक काम किए हैं, तो कितना कार्य शेष बचेगा। तो सबसे पहले हम लोग पूरा कार्य निकालेंगे, टोटल हमारा कार्य क्या है। कार्य कैसे निकलेगा, जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो पूरा हमारा कार्य निकल आएगा। ए का आ जाएगा हमारा 10 और बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना के 30, यानी टोटल जो कार्य हमारा निकल के आ गया क्या, 30 गो कार्य है हमारा टोटल। ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है।
ठीक है, ये हमारा आ गया नीचे वाला क्षमता। अब बोला है वो एक साथ 4 दिनों तक काम करते हैं, तो दोनों लोग को पहले एक साथ मिलाकर 4 दिन करा दीजिए। तो 3 दू 5 यानी 5, ये पूरा क्षमता हो गया। 4 दिन करेंगे तो 5 चौके 20, यानी टोटल इन्होंने 20 गो कार्य किया है। तो टोटल हमारा 30 गो कार्य था, जिसमें से 20 कार्य हो गया है। देख लीजिए यहाँ पे, तो यानी 20 कार्य किए हैं, कितना में से? 30 में से, यानी 30 में से 20 कार्य किए हैं, तो कितना कार्य शेष बचा है? अब कर दीजिए, यानी 30 में से 20 घटा दीजिए, तो हो जाएगा हमारा 10/30, यानी इतना शेष कार्य बचा है। 0 से 0 काटा दीजिए, यानी 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर। राम, सीता और लखन ने एक व्यापार में 16,000 रुपया, 18,000 रुपया और 22,000 रुपया लगाकर शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में 26,600 रुपया का लाभ हुआ है, तो उसमें राम का हिस्सा बताएं क्या है? पार्टनरशिप से यह प्रश्न है, साझेदारी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 16,000। देखिए, एक साल का व्यापार चला है, साफ स्पष्ट बता दिया है, यानी गुणते 12। ये भी 18,000 गुणते 12, फिर 22,000 गुणते 12। ये आपस में सब बराबर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो का है। तो सबसे पहले 12 से 12 ही कट जाएगा सारे में से, और 0000000 बच गया है आपका इस तरह 16:18:22, और कटाना है, छोट कर दीजिए, 2 से 8, 9, 11। ये हमारा लाभ का अनुपात हो गया है। और रुपया में कितना दिया है लाभ हमारा? तो 26,600। इन सबको जोड़ लीजिए, 11, 9, 20, 8, 28। 28 बराबर 26,600। तो सबसे पहले हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे। 28 बराबर 26,600 है, तो एक का वैल्यू निकालते हैं, तो भाग दे देंगे, निकल जाएगा हमारा। 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, क्योंकि 28 जो है 7 का भी पढ़ा में आता है और 4 का भी पढ़ा में आता है। बड़ा से कटाते हैं 7 से, 7 चौक 28, 7 से कटा दीजिए, 7 तिरिक 21, 7 8 56, 0 0। फिर कटा देते हैं 4 से, 4 9 36 और 4 5 20, ठीक है, यानी 950, 950। एक का वैल्यू आ गया हमारा 950। अब आपसे पूछा गया है क्या कि राम का हिस्सा क्या था? तो राम का हिस्सा आपको पता होगा 16, 18, 22 था, इसको हमने कटा के किया था, ये 8, ये 9 और ये 11। तो राम का हिस्सा हमारा 8 है, 8 का गुणा कर दीजिए, यानी 950 में 8 का गुणा करेंगे, आंसर आपके सामने होगा 0, 8 5 40, 9 8 72, 4 76, यानी 7600, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर। 4 क्रमागत विषम संख्या ए, बी, सी और डी का औसत 18 है, तो आपको बताना है बी और सी का औसत क्या होगा? तो क्रमागत संख्याएं हैं, वो भी विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 4 गो क्रमागत संख्या, तो औसत का हमने बताया है, औसत यानी बीचों बीच जो होगा, तो 18 लिख लेते हैं। जो 18 एक हमारा सम संख्या है। तो लगातार विषम संख्याएं कैसे चलती है? जैसे में आप कहीं से उठाइए, 51 हो गया, उसके बाद हमारा क्या आएगा? 53 आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा? 55 आएगा, 57 आएगा। तो कहीं से भी उठाएंगे तो लगता रहेगा। तो हमारा जो औसत दिया है वो 18 दिया है, तो वो लगातार संख्याएं होनी चाहिए। ये बीचों बीच हो गया है हमारा ये व्यक्ति। 18 के बाद विषम संख्या क्या आएगा? 19, 19 के बाद विषम संख्या क्या आएगा? 21। 18 से पहले क्या आया होगा विषम संख्या? 17, 17 से पहले 15। ये 4 लगातार विषम संख्याएं हो गई, 15, 17, 19, 21, और इनका औसत क्या है? 18। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 21 हो जाएगा विषम। सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है बी और सी का औसत। देखिए, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो बी और सी, तो इसमें से बी ले लीजिए 17 और 19, 17 और 19 को जोड़ लीजिए, और बता दीजिए 17 और 19, 9 7 16, 1 2 1 3 36। इन दोनों का योग हो गया 36। औसत बराबर होता ही है कुल पदों का योग बटा में कुल पदों की संख्या। तो 36 में कितनी संख्याओं को हमने जोड़ा है? 2 संख्या, 2 से भाग दे दीजिए। 18, 18 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अरुण कहता है,
यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। अरुण की पत्नी का इस लड़की के साथ क्या संबंध है? जिसको आपको लग रहा होगा कि ये हम लगा लेंगे तो आप उसको वीडियो को रोकिए और उसका पहले आंसर अपने आप से लगाइए, नहीं तो हम फिर वीडियो में बता ही रहे हैं आपको। तो दोस्तों एक लड़की की ओर इशारा करते हुए यहाँ पे हमने एक लड़की बना दिया और यहाँ पे अरुण जी को बना दिया। ठीक है, अरुण जी हैं ये। यह लड़की मेरे पिता की, यानी अरुण के पिताजी हो जाएंगे ऊपर, पिताजी माताजी सब ऊपर बनेंगे, नाना नानी सब ऊपर बनेंगे। ठीक है, पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। पिता की एकमात्र संतान, यानी पिताजी के एकमात्र संतान स्वयं अरुण होगा, अरुण ही है। अरुण की संतान की पुत्री यानी इसी के स्वयं पुत्री है। यानी अगर पूछा जाता कि अरुण की ये जो लड़की है वो क्या है, तो बेटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, अरुण की पत्नी, अरुण की पत्नी का इस लड़की के साथ, यानी ये लड़की जो है अरुण की पत्नी को क्या कहेगी, तो जब अरुण इसका पिता हो गया तो इसकी पत्नी इसकी माता हो जाएगी लड़की की। हमारा आंसर सही होगा ए, माता। सिंपल सा प्रश्न था, कोई उलझन नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, सांप किस जंतु वर्ग से संबंधित है? सांप, दुनिया भर में सांप की अनेक प्रजातियां हैं। तो दोस्तों सांप जो है वो हमारा सरीसृप के अंतर्गत आता है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा सरीसृप। ठीक है, आप लोग याद करिएगा सरीसृप। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, उभयचर प्राणी किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में विस्तृत जरूर जानकारी दीजिए उभयचर प्राणी, और उभयचर प्राणी में कौन कौन से जीव आते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न होगा 28 नंबर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, यानी 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आप लोग याद करिएगा 1942 कोई नहीं ट्रिक करेगा, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के भी नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश वो हमारा लक्षद्वीप, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हमारा लद्दाख हो जाएगा। आप लोग जरूर याद करिएगा। अगर सिर्फ केंद्र शासित न पूछकर राज्य पूछा जाए, जैसे सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो गोवा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा हो जाएगा सिक्किम। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में हड़प्पा से किस स्थान से खेती का प्रमाण मिला था? तो दोस्तों हड़प्पा जो है वहाँ के किस स्थान से खेती का प्रमाण मिला है, तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से सर्वप्रथम खेती का प्रमाण मिला है, आप लोग याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है ये शिवरामन समिति, यानी 31 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई, याद करिएगा 12 जुलाई 1982 को कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई, आप लोग जरूर याद करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी कहाँ पे है, तो मुंबई। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन में दिख रहा होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो आपसे पूछा जाएगा संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है जो रूस से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, रूस से, मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है, ये किस समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई थी?
तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ी गई थी हमारे संविधान में। आप लोग याद करिएगा। आप लोग बताएं ये मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है, इसको जोड़ा गया है संशोधन करने के बाद, यानी आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 32 नंबर प्रश्न होगा, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 65,000 रुपया है। एक दुकानदार उसे 20% छूट पर बेचता है, फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। तो आप लोग को बताना है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या था। यानी 65,000 रुपये में बेचा गया और दुकानदार को 20% छूट देता है। तो पहले 65,000 का कोई वस्तु है, 20% पहले छूट पर हम लोग बेचते हैं। अंकित मूल्य हमारा 65,000, तो 20% छूट दे दीजिए इसको आप। ठीक है, 20% छूट दे दीजिए। 0000 अब हो जाएगा 65 दूना के 130 जीरो। डायरेक्ट ही हम लोग निकाल लेते हैं इसको। 65% छूट पर 20% यानी 6500 गुणते 20 का यानी 80 डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं इसको, हो जाएगा ये। और फिर उसे 30% लाभ पर बेच दिया जाता है। फिर इसी को 30% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो क्रय मूल्य क्या था हमारा, यानी इसका जो वस्तु का हमारा दाम जो आएगा इससे कम आएगा। 65,000 रुपया है, एक दुकानदार उसे 20% छूट पर बेच देता है, अब फिर भी उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ होता है यानी कि हमारा पीछे जाएंगे 130 कर दीजिए, नीचे कटा दीजिए, 0 से 0, 13 से 13 5 65 और 8 5 40, यानी 40,000 रुपया वस्तु का हमारा क्रय मूल्य था। समझ में आया आप लोग कि नहीं? देखिए कैसे किए हम। सबसे पहले आपका 65,000 रुपया है इसका दाम। आप किसी को भी छूट देंगे तो आप छूट दे दीजिए पहले। तो 20% आप छूट देंगे तो आप कितना परसेंट रखेंगे? तो 80% रखेंगे। 80/100 हम निकालेंगे नहीं कि हमारा कितने का सामान पड़ा है, क्योंकि हमको फिर अभी उस पर भी अभी लाभ हुआ है और भी हमको पीछे जाना है। तो इसी पे फिर 100 और पीछे जाना है, यानी 30% का लाभ हुआ है तो 130 कर देंगे। बस इसी को कटा देना है। 00, 10 से इसका 0, 00 से 00, 13 से कटा दीजिए, 13 5 65 और 8 5 40। 40,000 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न होगा 33 नंबर, एक व्यक्ति का वेतन 6,000 रुपया है। वह भोजन पर 20%, शेष का 20% किराए पर और शेष का 25% मनोरंजन पर और शेष अन्य खर्च पर है। तो उसका अन्य खर्च कितने रुपया है? देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर इसमें शेष न दिया होता तो हम लोग सारे जो खर्च किया है परसेंटेज उसको हम लोग जोड़ लेते। लेकिन कहने का ये मतलब है, जैसे आप 100 रुपया लिए हैं, ठीक है, समझिए इस तरह 100 रुपया लिए हैं और इसमें से आप 20 रुपया किसी को दे देते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा आपके पास शेष रुपया कितना अभी बचा है। तो 100 में से घटा दीजिए 20, यानी 80 बचा है। फिर बोला जाएगा 80 में से 30 रुपया और किसी को दे दीजिए, तो आपके पास शेष कितना अभी भी धनराशि है? 50 रुपया। शेष का मतलब है कि टोटल जो पैसा बचेगा उसी में से घटाना है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि 20% और 20% और 25% को जोड़कर और 100 में से घटा के निकाल देंगे। ऐसे करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 6,000 गुणते 20% कोई व्यक्ति अगर खर्च करेगा तो परसेंटेज में कितना बचाएगा आप लोग बताएं। हमेशा जो भी व्यक्ति आय होता है उसका 100% होता है। तो जब आप इसमें से 20 खर्च कर देंगे तो कितना बचाए होंगे? 80%, यानी 20 खर्च कर देंगे तो 80 बचाएँ। तो 80/100 गुणते फिर शेष का किराए पर 20%, फिर 20%, यानी अब 80 का ही डायरेक्ट 20%, तो अपने आप में वो भी 100% होगा धनराशि। तो फिर 20%, यानी फिर 80/100 गुणते शेष का 25%। तो 25% खर्च कर देंगे तो बचाएंगे आप 75%। बस इसी को आपको हल कर देना है, ठीक है। तो आप जब भी इसको हल करेंगे आएगा इसका आंसर हमारा बी 2880 रुपया। आप लोग ज़रूर याद करिएगा कैसे किए हैं। 6,000 टोटल, ठीक है। 20% खर्च कर देंगे तो 80/100, फिर शेष का यानी 20% यानी 80/100
और फिर से इसका 25%, यानी 25 खर्च कर देंगे तो 75 बचा देंगे। ये पूरा तो हमारा खर्च किया हुआ निकल गया, जो बाकी बचेगा वो शेष अन्य खर्च होगा। तो 2880 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इसको हल करिएगा। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर। एक व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटा की गति से साइकिल चला सकता है। वह एक पुल को 90 सेकंड में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई बताएं। तो देखिए, लंबाई बताने यानी दूरी बताना है, तो दूरी बराबर हमारा सूत्र होता है चाल गुणते समय। चाल गुणते समय, जो दोनों आपको दिख रहा होगा आप प्रश्न में। चाल है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय में कितना देर में पार कर दे, 90 सेकंड में। ये किमी प्रति घंटा में है और ये सेकंड में है, तो आप दोनों में से किसी एक को एक जैसे पैमाने में कर लीजिए। अगर मीटर में बदलना है तो इसको बदल लीजिए, किमी प्रति घंटा को 5/18 से, और नहीं तो इसको 18/5 से करिए। जो इससे करना है आपको आ जाएगा, यानी 10 गुणते 90 है। इसी को बदलते हैं 5/18, यानी ये भी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, किमी प्रति घंटा। ठीक है, कटा दीजिए, दूरी बराबर निकल के आ जाएगा आपके सामने। 18 से 18 5 90, 50 25, यानी 250 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 35 नंबर। बिना रुके एक बस की गति 60 किमी प्रति घंटा है तथा अगर रुक रुक कर वह जाती है तो उसकी चाल 51 किमी प्रति घंटा है। तो बस 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है? दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, पहले दोनों चालों का अंतर होता है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग ध्यान से। दोनों चालों का अंतर, हम जो सारा तो नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। दोनों चालों का अंतर होता है। ठीक है, और बटा में बिना रुके हुए चाल, बिना रुके हुए चाल, बिना रुके हुए, रुक रुक कर नहीं, बिना रुके हुए चाल, और गुणते में यहाँ पे 60, क्योंकि सारे ये किमी प्रति घंटा है। मिनट में बताना है कितना मिनट रुकती है 1 घंटा में। तो हम लोग तो करते हैं 60 में से 51 घटा दीजिए, बचेगा 9। और बिना रुके हमारा चाल क्या है 60, ये हमारा घंटा घंटा में, मिनट में बताना है 1 घंटा में, 60 से ये कर दीजिए डिवाइड, 60 से 60 कट जाएगा, यानी 1 घंटा में वो 9 मिनट रुकती है। बस कितना मिनट रुकती है 1 घंटा में? 9 मिनट, यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, यह रीजनिंग का प्रश्न है। अगला पद ज्ञात करें। 70 66 58 46 30। सीरीज को पकड़ते हैं, देखिए कम होता जा रहा है, यानी घटाया गया है। तो 70 से 66 यानी 4 घटा है, 66 से 58 8 घटा है, 58 से 46 12, और फिर यहाँ पे घटा दीजिए 4 से 8, 4 3 12, और 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पे 16 हो गया है, और 20 यहाँ पे घटा देना है हम लोग को। 4 घटाया है, 8 घटाया है, 12 घटाया है, फिर 16 घटाया है, हम लोग 20 घटा देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। यानी 30 में से 20 घटा दीजिए, हमारा आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह पे बी, यानी 10। 10 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल, यानी 37 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर सी हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर। चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, चाय उत्पादन में भारत का पहला राज्य हमारा असम हो जाएगा। असम, असम की राजधानी दिसपुर है, आप लोग याद करिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा, असम। 39 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस व्यक्ति ने किया था? तो दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसने किया है? तो ए.यू. हामो। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने थे उसी है, आपसे पूछा गया, भूमेश चंद्र बनर्जी, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद करेगा, इसकी स्थापना मुंबई में हुआ है 1885 में। ये भारत की सबसे पहली पार्टी है, राष्ट्रीय नेशनल पार्टी। ठीक है, इस समय अगर टोटल पूछा जाए कुल कितने हैं नेशनल पार्टियों की संख्या, तो 6 है। अगला प्रश्न होगा,
और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा और आपके लिए क्विज रहेगा। आप लोग ज़रूर क्विज का जवाब दीजिएगा और आप लोग ज़रूर ध्यान से बताया करें कि आपका इसमें से 40 में से आपका कितना टोटल सही हुआ है। इस तरह आपको बताएंगे तो आपको ये भी पता लगेगा हमारी तैयारी कितना हद तक सही है और हमारा स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है और पहले से। तो इसको आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।